हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें हमने मॉडुलस है, कॉन्जुगेट है, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पी वाई क्यू है, इतना सब कुछ कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं समिश्र संख्या का जो निरूपण होता है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन में करते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का किस में करेंगे, फिर आर्गुमेंट हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जैसे रियल नंबर होता है, इन ज्योमेट्री हमारे पास यदि कोई पॉइंट होता है तो हम उसको कार्टेशियन जो प्लेन होता है उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पॉइंट है P और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1,2 है, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस होता है। और ये हो गया 1,2 जो एक हमारा पॉइंट है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको यदि हम ओरिजिन से मिला दें तो ये जो ओ पी हमारा होता है, ओपी जो होता है ये ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। और ये हमारा होगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है, अर्थात 1 प्लस 4 का अंडर रूट यानी अंडर रूट 5 इसको हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं यदि हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हों। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को है ना भी इस प्रकार जो प्लेन है इस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और रियल नंबर हो गया तो दोनों एक ही हो गए, तो हम उस प्लेन को क्या है कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलने वाले, उसको हम बोलेंगे सम्मिश्र तल बोलेंगे। या तो हम इसको सम्मिश्र तल बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे आर्गन प्लेन बोलेंगे। ये होता है आर्गन प्लेन या सम्मिश्र तल होता है। और एक और बात, होता सेम सा ही है, बट कार्टेशियन प्लेन में हम यहाँ लिखते हैं एक्स एक्सिस लिखते हैं और यहाँ वाई एक्सिस लिखते हैं। बट आर्गन प्लेन जो होता है उसमें हम लिखने वाले हैं, ये हमारी होगी रियल एक्सिस होगी और ये हमारी होगी इमेजिनरी एक्सिस होगी। जैसे हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम पेयर में x कोमा वाई ऐसे लिखते हैं। तो ये हम मानते हैं कि z के ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं x कोमा वाई, तो इसको हम आर्गन प्लेन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया p। तो इस प्रकार हम इसको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इसी प्रकार से ये जो है OP जो है ये हमारी होगी O से P के बीच में डिस्टेंस होगी, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड ऑफ Z बोलते हैं। ये हमारा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर। ये हो गया। OP जो होगी डिस्टेंस होगी P की फ्रॉम O से, ये है मोड ऑफ Z है। और ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि मोड ऑफ जेड ही होता है, अर्थात जो मोड जेड है वो भी किसी पॉइंट की ओरिजिन से जो है डिस्टेंस ही होती है। इसके आगे हम देखने वाले हैं कि ये हो गया। फिर यहाँ से ये हमारे पास एक होता है थीटा, जो भी रियल एक्सिस के साथ बनाया गया ये कोण है, ये होता है थीटा। और इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे और इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो आर्गन प्लेन के बारे में मैंने जो बातें बताई हैं वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट, ये जो थीटा है ये हम कैसे निकालते हैं, या फिर ये थीटा होता क्या है। ये थीटा हमारे पास होता है कोणांक होता है।
ये होता है। या तो हम इसको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे कोणांक। कोणांक होता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड का, ये हम मान के चलते हैं कि जेड का कोणांक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि सम्मिश्र संख्या कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यदि है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो यदि हमारे पास धनात्मक रियल एक्सिस, ये जो धनात्मक वास्तविक अक्ष है, इसके साथ जितना भी कोण बनाएगी उसको हम बोलने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये ओनली हमारी धनात्मक रियल एक्सिस इतनी ही होगी, तो इसके साथ जो भी कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आप ये बोल सकते हो कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसी प्लेन में हो, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। हाँ, ये हो सकता है इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, तो ये जो कोण होगा, ये वाला कोण हम मेजरमेंट करेंगे कि ये जो कोण होगा ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा ये वाला होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इधर से, या फिर हम इधर से इसको मार्क कर सकते हैं, या फिर हम इधर से भी आ सकते हैं। ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, ये हमारा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्योंकि हम यदि हम ये देखें कि हमें यहाँ तक ही जाना है, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, x y, और ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। नहीं, बट आप ये बोलोगे नहीं मैं तो एक राउंड लगा के फिर यहाँ आऊँगा और फिर मैं ये एरो देने वाला हूँ यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट का मान ही होने वाला है। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारे पास मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है। ये जो है ये मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है, अर्थात इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो होगा थीटा प्लस 2n। क्योंकि हम एक राउंड पूरा लेके आए हैं तो इसमें हम एक राउंड लें या फिर 2 लें या 3 लें, कितने भी ले सकते हैं, तो इसमें हम 2n पाई ऐड करने वाले हैं। तो ये भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ही कहलाएगा, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, वो हमेशा -पाई से पाई में ही बिलोंग करती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो हमारी होगी -पाई से लेकर थीटा इज लेस देन इक्वल पाई। ये हमेशा -पाई से पाई के बीच में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि यदि हम ओनली वन ही वैल्यू देखना चाहिए जिसके द्वारा हम उस जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ से लेकर हम जो रियल एक्सिस है वहाँ तक यदि पहुँचेंगे तो वो हमारे पास एक ही होगा। मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन और जो वैल्यू है वो और भी हो सकती हैं, बट एक तो मेन रहेगा जिसको हम बोलने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, जो कि हमारे पास -पाई से लेकर पाई तक रहने वाला है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं उन सब का जो कि आर्ग्यूमेंट है वो डिफ़ाइन होता है, चाहे वो प्योर रियल हो, प्योर इमेजिनरी हो, या फिर x + i के रूप में किसी भी टाइप की जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होती, सबका जो है आर्ग्यूमेंट जो है डिफ़ाइन होता है। बट 0 + i इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफ़ाइन नहीं होता। 0 + i का आर्ग्यूमेंट है वो हमारा डिफ़ाइन नहीं होता है। तो ये सारी बेसिक सी बातें हो गई आर्ग्यूमेंट के बारे में। अब इतना तो हो गया, लेकिन अब हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे? उसके लिए यदि हमारे पास z = x + i है, तो यहाँ से हम थीटा बोल लें तो थीटा = tan इनवर्स y/x, ये हम आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो ये हमारे पास हो गया, इसको हम बोल सकते हैं y बोल सकते हैं, इसको हम x बोल सकते हैं, और ये वाला थीटा हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर हमारे पास ये हो जाएगा y/x हो जाएगा, और थीटा जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स y/x हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जो कि
आर्गुमेंट है, थीटा की वैल्यू हमारी आई है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हो गया। अब हमारे पास यदि ऐसी कोई संख्या आ जाए जैसे 1 प्लस आयोटा हो गई, 1 प्लस आयोटा का यदि हमें आर्गुमेंट निकालना हो तो हम इजीली से निकाल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 1/1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी π/4, जो कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हो गया। लेकिन यदि हमारे पास ऐसी संख्या आ जाए -1 प्लस आई आ जाए, -1 माइनस आई आ जाए, तो इसका हम, क्योंकि यदि हम यहाँ पे इसको निकालने जाएं तो ये भी हमारे पास थीटा इक्वल टू π/4 ही आएगा। लेकिन क्या ये चीज़ सही है कि ये थीटा इक्वल टू π/4 ही होगा? क्योंकि ये वाली संख्या यदि हम देखने जाएं तो ये वाली हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाली है और ये वाली संख्या हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाली है। तो क्या ये जो रियल एक्सिस के साथ ये कोण जो बनाने वाली है, क्या ये हमारा π/4 ही होने वाला है? ये नहीं होने वाला। तो आगे हम देखने वाले हैं कि जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। x भी ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0 होता है, और ये वाला कोण हमें चाहिए होता है थीटा, और ये हम मानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। तो ये हो गया y, ये हो गया x। अब हम आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x होता है। बट यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x ही रहने देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो सीधा का सीधा ही हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू आने वाली है वो ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो बनने वाला है। ये हो गया। ये हमने थीटा की वैल्यू जो है ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाली है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ये मान लें कि ये ही हमारा अल्फ़ा है। यदि हम इस कोण को अल्फ़ा माने तो हम इसको अल्फ़ा भी मान सकते हैं, और अल्फ़ा और थीटा हमारा होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा है वो थीटा के इक्वल ही होगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो गया। फिर हम जाएं, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जाएं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ कोई भी हो गया, ये हो -x होगा और ये y होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसी संख्या हमारे पास होने वाली है, ये हमारा राइट एंगल बनने वाला है। बट यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला थीटा हमारा निकल के आएगा, इसको हम अल्फ़ा नाम दे रहे हैं कि हमने यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स y अपॉन x। अब जो टेन थीटा इक्वल टू एक्स और वाई लेते हैं हम, वो हमारी एक डिस्टेंस होती है। इसका मतलब जो एक्स की नेगेटिव वैल्यू है उस पर हम मोड लगाने वाले हैं। ये हो गया हमारा अल्फ़ा हो गया। तो क्या हम पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर मोड लगा दे तो उस पर कोई इफेक्ट आने वाला है? नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। तो इसको हम टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया अल्फ़ा। बट अपन को अल्फ़ा थोड़ी ना चाहिए, हमें को तो ये वाला एंगल चाहिए है जिसको हम थीटा नाम देने वाले हैं, कि जो रियल एक्सिस के साथ जो कोण बनता है वो हमारा आर्गुमेंट होता है। तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे? यदि हम पाई से जाकर पाई तक जाकर अल्फ़ा कोण यदि हम माइनस कर दें तो क्या हमारा ये वाला कोण रह जाएगा? तो इन सेकंड क्वाड्रेंट हम लिखने वाले हैं, थीटा की वैल्यू हमारी होगी पाई माइनस अल्फ़ा, अर्थात पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये हमारा थीटा बनने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे कि हमारे पास -1 प्लस आई था, तो इसका यदि हम आर्गुमेंट निकालने जाएंगे तो इसका आर्गुमेंट हमारे पास ये होगा पाई माइनस π/4। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 3π/4, इसका आर्गुमेंट हमारे पास होने वाला है। इसी प्रकार यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, यहाँ पे हम जाएं
थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो ये वाला जो हम एंगल होगा इसमें हमारा -x होगा और -y होगा। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा, जो ये वाला कोण है इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारी नेगेटिव है। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा हो गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो एक बात आप ये देखिए कि यदि हम यहाँ से यहाँ तक जाने वाले हैं तो हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या, हम इधर से यहाँ भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यदि हमारा जो एंगल का मेजरमेंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहाँ तो हम प्लस, और यदि वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसके मेजरमेंट में हम माइनस लेंगे। यहाँ पे जैसे हम प्लस थीटा लिखने वाले हैं और यहाँ पे हम माइनस थीटा इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ तक ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम -पाई तक जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हम गए -पाई तक, और फिर यदि हम इधर से वापस आए तो ये वाला एंगल यदि हम प्लस अल्फ़ा ऐड कर दें तो क्या ये वाला एंगल हमारा रह जाएगा, ज़रूर ये हमारा एंगल रह जाएगा। तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले -पाई और फिर उसमें हम अल्फ़ा ऐड करने वाले हैं। अल्फ़ा है हमारा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x जी, या फिर हम इसको माइनस कॉमन लेके पाई माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, एज यू विश। इसी प्रकार यदि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई संख्या है हमारे पास इस प्रकार की, तो हमारा जो नॉर्मली मेजरमेंट है एंगल का वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। तो हम ये वाला मेजरमेंट करने वाले हैं कि ये वाला कोण हमारा कितना है, ये वाला कोण हमारा अल्फ़ा है। बट अपने को चाहिए कौन सा, हमें ये वाला चाहिए, इधर वाला मेजरमेंट चाहिए। और इधर वाले मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा माइनस थीटा। और अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू यदि हम देखने चाहिए तो x हमारा पॉजिटिव है, इसमें अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स वही मोड ऑफ y अपॉन x है। क्योंकि y हमारा नेगेटिव है तो हम x के ऊपर भी मोड लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अल्फ़ा ये हो गया। तो अल्फ़ा तो हमारा ये वाला कोण आया है, इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला, बट हमें क्लॉकवाइज मेजरमेंट में चाहिए है। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। जैसे हमारे पास -1 -i है, यदि हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 1 - i यदि हम देखें तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। बेसिकली तो ये π/4 ही होगा, लेकिन हम यदि इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड में लिखने वाले हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये -π/4 हमारा होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा। तो आई होप आपको ये सारे जो अलग अलग क्वाड्रेंट में हमने आर्गुमेंट की वैल्यू निकाली है वो अच्छे से समझ आई होगी। अब इन सब को हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि रिवीजन में हमें इजी हो। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा के इक्वल ही रहने वाला है। यदि हम यहाँ देखें कि ये वाला कोण हमारा अल्फ़ा है और ये वाला कोण ये हमारा थीटा है, तो ये थीटा इक्वल टू अल्फ़ा ही रहने वाला है। यदि इस क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका आर्गुमेंट हमारे पास होगा थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस अल्फ़ा होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होने वाला है वो होगा -पाई प्लस अल्फ़ा, या फिर थीटा इक्वल टू -पाई माइनस अल्फ़ा, हम इसको लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा होगा वो होगा थीटा इक्वल टू -अल्फ़ा। ये सारी की सारी वैल्यू है, आपको याद कर लेनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में हम किस प्रकार से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि यदि जेड हमारा होता है x प्लस आयोटा वाई होता है, यदि हम ये माने कि जेड है वो प्योरली हमारा रियल है,
जेड हमारा प्योर रियल है, इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू तो जीरो ही होगा। y इक्वल टू जीरो हो गया तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो या तो यहाँ आएगा, यदि जेड हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो वो या तो यहाँ पे आएगा, यदि जेड लेस देन जीरो है तो वो यहाँ आएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी बनने वाली हैं कि जेड हमारा प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि इसका हम आर्ग्यूमेंट क्या होगा। यदि वो रियल एक्सिस पे ही होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट हमारा जो होगा वो जीरो होने वाला है। और यदि हमारे पास जेड जो है वो लेस देन जीरो होने वाला है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसके लिए हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो होगा पाई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये होगा जीरो पाई। यदि जेड ग्रेटर देन जीरो है तो आर्ग्यूमेंट जीरो है, और जेड लेस देन जीरो है तब आर्ग्यूमेंट है पाई है। और इसी प्रकार यदि हमारे पास जेड जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगी तो इसका मतलब है x हमारा जीरो होने वाला है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास या तो इमेजिनरी जो पॉजिटिव है एक्सिस है उस पे होगा, या फिर इमेजिनरी नेगेटिव एक्सिस पे होने वाला है जो जेड होगा वो। यदि हमारे पास जेड है वो ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट आने वाला है वो पाई बाई टू आने वाला है। यहाँ पे ये जो यही तो एंगल हमें निकालना होता है तो है। यदि जेड ग्रेटर देन जीरो हमारा होगा तो वो जो कोण होगा वो हमारा पाई बाई टू होगा। इसी प्रकार यदि जेड जो है वो लेस देन जीरो होगा तो वो होगा माइनस पाई बाई टू। ये वाला एंगल हमें तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। फॉर एग्जांपल हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा नोट्स में इसका नोट डाउन कर लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। ये हमने देखा था आर्गेंट प्लेन होता है, यानी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे कार्टेशियन प्लेन की तरह है कहीं यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम बोलेंगे आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हमारा होता है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ जो बनाया गया कोण होता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। इसे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। ये मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है जहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट होती है जीरो प्लस आइटा जीरो का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन नहीं होता है। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। इसके नेक्स्ट है जो डिफरेंट क्वाड्रेंट में है उसमें हम वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं आर्ग्यूमेंट की। ये वाला वैल्यू हमने जस्ट अभी पढ़ा है, तो ये नोट्स में मैंने लिखा है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। फिर यदि हम एग्जाम्पल निकालना चाहें तो -1 + i और -1 - i का हमने जो आर्गुमेंट है वो निकाल लिया है पीछे की। ये -1 + i है तो ये यहाँ से हम देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ हम लिखते हैं पाई माइनस अल्फ़ा लिखते हैं। अल्फ़ा हमारा tan इनवर्स y/x यानी 1/1 π/4 आने वाला है, तो पाई माइनस π/4 हमारा हो जाएगा 3 π/4 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा होने वाला है तो ये -3 π/4 हो जाएगा। और यदि ये है जेड प्योर रियल नंबर है या फिर प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए हमारे पास किस प्रकार का आर्गुमेंट आने वाला है ये हमने देख लिया है कि जेड ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 होगा, जेड लेस देन 0 होगा तो पाई आएगा। और इमेजिनरी में हमारे पास यदि जेड ग्रेटर देन 0 होगा तो π/2 और जेड लेस देन 0 होगा तो -π/2। तो क्वेश्चन है हमारा √3 + i अपॉन √3 - i का आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म a + i b की रूप फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये होगा √3 + i अपॉन √3 - i इंटू √3
प्लस आई अपॉन √3 प्लस आई। यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 3 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -1 ऑलरेडी होता तो 3 + 1 ये 4 होने वाला है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2i √3 और माइनस का 1 अपॉन 4। यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 - 1 और अपॉन में 4 है तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2i। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया है। यहाँ से यदि हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालने जाएंगे तो वो हमारा होगा अल्फ़ा = tan इनवर्स √y अपॉन x होता है तो √3/2 अपॉन 1/2 होने वाला है। ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स √3 हमारा होता है π/3 होता है। ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सी क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z = होता है थीटा, जो कि अल्फ़ा के इक्वल ही आएगा। इसका मतलब है यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हमारा आने वाला है वो होगा π/3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा z = 1 - i अपॉन 1 + i है। तो इसी की तरह हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाले हैं। यहाँ से 1 - i का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 - i और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - i होता है हमारा -2i अपॉन 2, अर्थात ये हमारा आया है -i। तो -i हमारा क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। -1 यदि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं -1 × i, और ये जो है वो <0 है इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी एक्सिस पे यदि हम जाएंगे तो ये माइनस है। तो यहाँ से यदि हम बाय प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसको हम क्या लिख सकते हैं -π/2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपको ये याद हो तो। यदि ये याद नहीं है तो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अल्फ़ा = हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y है हमारा -1 अपॉन x की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी होती है π/2 होती है। tan इनवर्स की वैल्यू होती है π/2 होती है। बट यहाँ से हम ये देखने वाले हैं कि ये संख्या हमारे पास कौन सी क्वाड्रेंट में है। तो संख्या हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो थीटा के इक्वल यानी -अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आया है वो आएगा -π/2। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आगे की प्रॉपर्टी और इसके जो PYQ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं मेरा मतलब पूरा एफ़र्ट लगा रही हूँ इसमें। यदि आपको और भी कोई मतलब ज़रूरत महसूस हो रही हो तो आप बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे ये वाली कमी हमको नज़र आ रही है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।